चोरीशुदा दस्तावेज़ात इसराइल के दारकूमत तल अबीब पर मंजर आम पर लाएंगे और ईरान की सिक्योरिटी मामला पर कई सवाल उठा रहा है। कतर ने सीधा इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर लगा दिया है। अब दूसरी तरफ ईरान के लिए भी इसने प्रॉक्सीज़ के जरिए वार का ऑप्शन खत्म कर दिया है। 165 साफियों को निशाना बनाया जा चुका है। मिडिल ईस्ट जहां सूरत हाल पहले ही काफ़ी ख़राब चल रही है, वहीं इस्माइल हानिया की इशारे के बाद मामला बहुत ही ख़राबी की तरफ बढ़ गए हैं। ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इसराइल कई दफ़ा ईरान को नुकसान पहुंचा चुका है। 2 फरवरी 2017 जब तेहरान के संतून में एक गोदाम के ताले तोड़कर ऐसे हज़ारों नक्शे मुसव्वदे सीडीज़ चोरी कर लिए गए जिनमें ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात मौजूद थी। इस खुफिया कार्रवाई के 3 माह बाद ये चोरीशुदा दस्तावेज़ात इसराइल के दारकूमत तल अबीब पर मंजर आम पर लाएंगे। 2020 में ईरान के एटमी प्रोग्राम के पसपर्दा बड़ी शख्सियत मोहसिन फ़खरीज़ादा को तेहरान के करीब कत्ल कर दिया गया। 1 अप्रैल 2024 को इसराइल ने शाम के शहर दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर फ़ज़ाई हमला किया। इस हमले में 16 अफराद हलाक हो गए, जिनमें पसदारान इनकलाब इस्लामी के 8 अफसरान और 2 शामी भी शामिल थे। जहां इस्माइल हानिया का मारा जाना एक तरफ तो इसराइल की बर्बरियत का इज़हार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर यह वाक़या हो जाना खुद ईरान की सिक्योरिटी मामला पर कई सवाल उठा रहा है। इस्माइल हानिया की डेथ के बाद लगता है कि ईरान के साथ साथ इसराइल के लिए भी काफ़ी मुश्किलात बढ़ गई है। इस्माइल हानिया की डेथ के बाद हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दैफ को भी टारगेट किया गया। ये इल्ज़ाम भी इसराइल के ऊपर लग रहा है। इससे पहले हिज़्बुल्लाह की शूरा कौंसिल के ऊपर अटैक करके इसराइल ने फवाद शुक्र को भी निशाना बनाया था। अब एक और चीज़ भी सामने आ रही है जिसमें इसराइल की मुश्किल मज़ीद बढ़ सकती है। वो है अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर की गज़ा सिटी के अंदर टारगेट किलिंग। कतर ने सीधा इल्ज़ाम इसराइल के ऊपर लगा दिया है। इसराइल जो पहले डिनाई करता रहा कि ये हमने नहीं किया, मगर अब इसको खुलेआम तौर पर कबूल कर रहा है। अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल एक बहुत ही बड़ा और मरूफ न्यूज़ चैनल है जिसका हेडक्वार्टर भी कतर के अंदर ही मौजूद है। ये एक तरह का गवर्नमेंट बेस्ड चैनल है जिसको कतर सरकार की भरपूर हमायत हासिल है। 2006 से अल जज़ीरा नेटवर्क ने अपना इंग्लिश यूनिट भी शुरू किया हुआ है। ये पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोमिनेंट न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग चैनल है। कतर का रोल इस सारे मामले में न्यूट्रल रहा है, बल्कि कतर की कोशिश रही है कि किसी तरह पूरे मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर पर हमास इसराइल जंग को रोका जाए। उन्होंने कई दफ़ा टेबल टॉक्स भी करवाई। कतर और इस तरह की दूसरी कई कंट्रीज की कोशिश यही है कि यहाँ माहौल ठीक रहे, क्योंकि खित्ते की ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र इन मुल्कों के अपने मफादात भी मुतासर हो रहे हैं। जैसा कि टूरिज़म पर फ़र्क पड़ता है, बाकी जो दूसरे बिजनेस हैं वो भी रुक जाते हैं। जर्मनी, फ्रांस, चाइना जैसी कंट्री जो जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस करते हैं, ऐसे हालात में काम रोक लेते हैं, तो इसलिए वो लोग थोड़ा सा हाथ पीछे खींचते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां भी अपने हाथ पीछे खींचती हैं। और फ्रांस ने अपने सारे फ्रेंच नेशनल से कहा है कि जो लोग भी ईरान के अंदर मौजूद हैं वो सारे लोग ईरान को फ़ौरन छोड़ दें, क्योंकि ईरान में कुछ भी हो सकता है। कभी भी ईरान के ऊपर अटैक हो सकता है या फिर ईरान खुद अटैक कर सकता है। बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ों में आप वहाँ ट्रैप हो जाओगे। और भी बहुत से मुल्कों ने अपने अपने सर्कुलर जारी कर दिए हैं कि किसी महीने में कुछ भी हो सकता है, आप इन मुल्कों को छोड़ दो। एयर इंडिया ने भी अपनी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। इस्माइल हानिया को ईरान में टारगेट करने से इसराइल का एक बहुत बड़ा मकसद पूरा होता नज़र आ रहा है। इसराइल जो अब तक पूरी दुनिया में फ़लस्तीन पर बमबारी करके हज़ारों की तादाद में मर्द, औरतें और ख़ासकर बच्चों को कत्ल करके पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बन रहा था और दुनिया में इसके मज़ालिम बेनकाब हो रहे थे। हमास, हिज़्बुल्लाह, यमन के हौसी और बहुत से ग्रुप से जिनको ईरान से बिलवास्ता और बिलावास्ता एड मिलती थी, इसराइल के लिए दर्द सर बने हुए थे और इनके साथ जंग भी काफ़ी लंबी हो चली थी। अब इस्माइल हानिया को टारगेट करके इसराइल डायरेक्ट ईरान को जंग के मैदान में ले आया है। यानी एक तरफ तो दुनिया की नज़रें इसराइल से हटकर ईरान की तरफ हो जाएंगी, क्योंकि सारी दुनिया इसराइल को कंडेम कर रही थी। देखो इसने कितने बेगुनाह बच्चे, बूढ़े और औरतें कत्ल कर दी हैं। अब दूसरी तरफ ईरान के लिए भी इसने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए वार का ऑप्शन ख़त्म कर दिया है। ईरान के लिए भी बहुत ही अजीब कशमकश बन गई है। इस्माइल हानिया का ईरान के अंदर कत्ल हो जाना ईरान के लिए भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। शायद इसलिए इस मरतबा खुद रब-ए-मुअज़्ज़म ने डायरेक्ट इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया है।
अब इन सब बातों को लेकर पूरे खत्े में इंतहाई नाजुक सूरत हाल चल रही है। इस मामले में कतर का इंतहाई अहम रोल होगा। जजीरा के सहाफ़ी अल गौर जो कि गाज़ा सिटी के अंदर मौजूद थे, इस सारे मामले की कवरेज कर रहे थे। इनको निशाना बनाया जाता है अपने कैमरामैन के साथ। इसराइल पहले तो इनकार करता रहा कि हमारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एक तो वो सहाफ़ी था, इसलिए भी सहाफ़ी और इस तरह की दूसरी तंजीम में जो जंग के दौरान इमदादी कामों में मसरूफ़ होती हैं, इनको कम ही निशाना बनाया जाता है। इनको एक तरह से प्रोटेक्शन हासिल होती है और सहाफ़ियों को निशाना बनाना बदनामी का भी बायस होता है, इसलिए भी इसराइल इससे इनकारी था। 7 अक्टूबर से जारी जंग में अब तक 165 सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा चुका है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों को मारा गया। वो सारे लोग जो इस जंग को डॉक्यूमेंट कर रहे थे कि जर्मनी में क्या चल रहा है, इन सब को मार दिया गया और इन सब का पूरा इल्ज़ाम हिटलर के ऊपर लगा। मगर अब इसराइल ने एलानिया तौर पर इस कत्ल का इतराफ़ कर लिया है। वजह यह बताइए कि 7 अक्टूबर का जो अटैक हमास ने इसराइल के ऊपर किया था, इस टीम जिसको नुकबा यूनिट कहते हैं का हिस्सा थे। यानी 7 अक्टूबर का ऑपरेशन, जैसा कि आपने खुद भी टीवी और मीडिया पर इसके क्लिप्स देखे होंगे, इसको फिल्माया कैसे जाए, किस एंगल से शूट करना है, कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है, ये सब इस्माइल अल गौर की मदद से किया गया था। इसी तरह इस्माइल हानिया जो कि काफ़ी अर्सा है कतर में राज पदीर थे, यही अपने मामला चला रहे थे। इस्माइल हानिया दूसरी तरफ कतर की मदद से गाज़ा में सीज़फायर की कोशिशों में लगे हुए थे। आमतौर पर जंग के दौरान बातचीत करने वाली पार्टियों को कम ही निशाना बनाया जाता है, मगर इसराइल का मामला उल्टा ही नजर आता है। आमतौर पर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में दोनों तरफ के डायलॉग प्रोसेस के चीफ को हिट नहीं किया जाता, क्योंकि इससे डायलॉग का प्रोसेस रुक जाता है। ये डायलॉग कोई दो मुल्कों के दरमियान तो हो नहीं रहा था, इसमें बड़े बड़े मुल्क शामिल थे, जैसे इसराइल खुद, अमेरिका, जर्मनी, मिस्र और कतर। इस्माइल हानिया हमास ग्रुप में एक सॉफ्ट वॉइस थे, हालांकि इनके खानदान के बेशतर अफराद को इसराइल टारगेट कर चुका था। इसके बावजूद वो पीस डायलॉग कर रहे थे। इस वक्त सारी दुनिया में यही समझा जा रहा था कि इस्माइल हानिया पीस डील चाहते हैं, मगर एक्चुअली इसराइल अब डायलॉग ख़त्म करके ताकत की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल और यूएसए ने हमास को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर डिक्लेयर किया हुआ था और वो चाहते थे कि इसी तरह अरब कंट्रीज भी इनको अपने यहाँ बैन कर दें, इनको अपने मुल्क से निकाल दें, जिस तरह जॉर्डन ने किया। जॉर्डन ने हमास को अपने मुल्क में बैन कर दिया था। अब कतर के ऊपर भी इसराइल का बहुत बड़ा प्रेशर था कि वो भी हमास को अपने मुल्क से निकाल दें, मगर कतर ने हमास को नहीं निकाला बल्कि और स्पेस दी। हमास का हेडक्वार्टर भी कतर के अंदर मौजूद है। अब इस्माइल हानिया और जजीरा के सहाफ़ी की डेथ दोनों का काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है कतर के ऊपर। यानी अब कतर भी इसराइल से अलग होता नज़र आ रहा है, जिससे इसराइल के लिए एक और खतरे की घंटी बज सकती है। इस्माइल हानिया और इनके मुहाफ़िज़ की इस तरह मौत की खबर न सिर्फ पूरे खिते के लिए एक बड़ी खबर है, बल्कि मौजूदा हालात की तरह में मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान से लेकर हमास, लिबनान की हिजबुल्लाह और इराक, शाम और यमन में दीगर मज़ामती क़ुव्वतें इस नुकसान का बदला लेने की ठान चुकी हैं।